साथियों, ये गुरु महिमा 10 सेकंड की आपको सुनाने का उद्देश्य था। गुरु के उचित प्रमाणिक मार्गदर्शन में तैयारी कीजिए। सभी परीक्षा के प्रति गंभीर छात्रों का माही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, अभी करंट और स्पोर्ट्स की मेरी सीरीज चल रही थी, पर बीच में कुछ गंभीर मेरे विद्यार्थियों ने मेरे से बात की और ये कहा कि सर सेकेंड ग्रेड की परीक्षा है, तो आप एक स्पेशल पीरियड हमारे को राज्य व्यवस्था से संबंधित पढ़ाइए। क्योंकि मैं 8 वर्ष 4 माह लेक्चर इन पॉलिटिकल साइंस सेकेंडरी एजुकेशन में रहा हूँ और ये मेरा मूल विषय है। वैसे मैं आगामी दिनों में रीट और सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए संविधान, राज्य व्यवस्था आदि की 10 सीरीज लेकर आने वाला हूँ। पर आज मेरे कुछ प्रिय विद्यार्थियों ने जिसमें सरोज चौधरी नागौर से, प्रियंका चौधरी नागौर से, लवमीत झाझड़िया नागौर से और ओनाड सिंह चारणी नागौर से, सीकर से सुनीता सैनी, सुरेश वर्मा, भीलवाड़ा से सुरेंद्र सैनी और माउंट आबू से बाबूलाल कुमावत ने विशेष आग्रह किया कि सर एक राज्य की कार्यपालिका का टॉपिक लीजिए। तो आज देखिए, ये एक नॉन स्टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल भंडारा होने वाला है और इसमें से निश्चित रूप से आप अभी आगामी सप्ताह में जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा होगी उसमें निश्चित रूप से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए लिख लीजिए और इसको बार बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। यह परीक्षा में ये क्वेश्चन जो हैं वह छपने वाले हैं। देखिए, ये राज्य की कार्यपालिका का जो पाठ है उसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि के रूप में भारतीय संविधान का सामान्य परिचय से शुरुआत करना चाहूँगा। तो देखिए, संविधान जो है वह लिखित या अलिखित नियमों का वह संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तय किए जाते हैं। वास्तव में जो संविधान है वह जन आकांक्षाओं का दर्पण है, जिसमें एक नागरिक वास्तव में अपनी सरकार से चाहता क्या है वो चीजें इसमें शामिल हैं। देखिए, संविधान के वर्गीकरण की बात करें तो यह कई प्रकार से होता है, पर मुख्यतः यह लिखित या अलिखित आधार पे है। लिखित आधार पे भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जबकि अलिखित या अभिसमयों के आधार पर एकमात्र जो संविधान है वह इंग्लैंड का संविधान है। देखिए साथियों, विश्व का सबसे छोटे संविधान की बात करें तो वह अमेरिका का है, जिसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, और भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है जिसमें कि 395 अनुच्छेद भारत के संविधान में है। अब देखिए, भारतीय संविधान का जो निर्माण है वह 1946 में आई कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था, जिसमें तत्कालीन ब्रिटेन सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे और बार बार राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में संविधान सभा के गठन की मांग की जा रही थी। ब्रिटिश सरकार ने यह बात मानी और चूंकि करो मरो का आंदोलन 1942 का जो M.K. गांधी का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन चल रहा था, उसके दबाव में आकर फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया भारतीय संविधान के बारे में समस्या सुलझाने के लिए। और कुल मिलाकर भारतीय संविधान सभा का निर्माण इट मीन्स 1946 में आई कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ। इस कैबिनेट मिशन योजना में ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री थे, पैथिक लॉरेंस, पीवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। इन तीनों का नाम नोटबुक में आप नोट कर लेना। इन्होंने जो योजना दी उसके आधार पर राज्य की जो विधानसभाओं ने प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किए और ये ध्यान रखा गया कि स्थूल रूप से तत्कालीन भारत की 10 लाख की जनसंख्या में से एक जो प्रतिनिधि है वह संविधान सभा तक पहुंचे, और इस प्रकार
कुल 389 सदस्य भारतीय संविधान सभा के लिए चुने गए, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, 93 सदस्य साथियों देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आए गए। 43 सदस्य जो देशी रियासतों से आए उनमें परामर्श पद्धति का सहारा लिया गया राजाओं से, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वो होते थे जो सीधे भारत के गवर्नर जनरल के टेरिटोरी या शासन के अंतर्गत आते थे। तो उनमें से 4 जो सदस्य हैं वो गवर्नर जनरल ने नामित किए, और इस प्रकार भारत के संविधान सभा का निर्माण हुआ। भारत की संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपना कार्य करना प्रारंभ किया, और संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसको छाप लेना, संविधान सभा के प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष थे। इसी क्रम में संविधान की प्रोग्रेस हुई, और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। इसी क्रम में दोस्तों 13 दिसंबर 1946 की डेट इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को एस्पेक्ट यानी स्वीकार कर लिया। उसमें बाद में आगे बढ़ते हैं तो संविधान का निर्माण होता रहा, और बाद में बीच में 3 जून 1947 की माउंट बैटन योजना आ गई, जिसको मनबाटन योजना भी कहते हैं। उससे हमारे को आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान के रूप में विभाजन भी मिला, और भारत की संविधान सभा का भी टुकड़े हो गए, और कुछ सदस्य जो है पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। और इस योजना के बाद में माउंट बैटन तथा मनबाटन योजना 3 जून 1947 की थी। इसके बाद में भारत की संविधान सभा में संविधान सदस्यों की संख्या 299 ही रह गई, और उन्होंने ही आगे का कार्य किया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये तथ्य है। उसके बाद में बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, और इसी दिन नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद जैसे महत्वपूर्ण जो है प्रावधान वो लागू कर दिए गए। साथियों, आप संविधान के गंभीर विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे, लेकिन उससे पहले जो है देश आज़ाद हो गया था, और हमारी संविधान सभा ने है कुछ वर्षों तक जो व्यवस्थापिका के रूप में कार्य किया था। 1947 में जो पहली सरकार बनी उसके जो प्रधानमंत्री वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए 26 नवंबर जो 1949 को बाद में 3 प्रावधान है उनको बहुत ही आवश्यक समझा गया और इसी दिन लागू किया गया। आपको याद होगा अभी कुछ ही वर्ष पहले से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मिशन मोड में पूरे राष्ट्र में घर घर में मनाया जा रहा है संविधान दिवस के रूप में। पहले से इस 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते रहे हैं परंपरागत रूप से। तो आपको याद रखना है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान के 3 महत्वपूर्ण प्रावधान लागू हुए थे, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। साथ ही साथ क्या है, हमारा जो संविधान है आत्मार्पित और अंगीकृत भी किया गया था। इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और 26 जनवरी 1950 को जो है वह भारत का संविधान लागू होता है और भारत को गणतंत्र घोषित किया जाता है। देखियो साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि गणतंत्र होने का तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्या छपने वाला है कि 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, इसका तात्पर्य क्या है। देखिए बदलते परिदृश्य में साथियों क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका तात्पर्य है कि यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1950 से भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा यानी राष्ट्रपति होगा वह निर्वाचित व्यक्ति होगा, न कि वंशानुगत व्यक्ति होगा। इस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ। लगभग 64 लाख रुपए उसमें खर्च हुए थे। संविधान का निर्माण जो है वह अनेक समितियों ने मिलकर किया, जैसे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग या मसौदा समिति, जैसे झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति इत्यादि। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष
जिनको द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर थे। भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें 7 सदस्य थे। साथियों ध्यान रखिए। और यह समिति यह तय करती थी संविधान का जो निर्माण है वाद विवाद के आधार पर अंतिम रूप से होता था संविधान सभा में, परंतु यह जो प्रारूप समिति यह तय करती थी कि भारत के संविधान में अंतिम रूप से कौन से अनुच्छेद या बात शामिल होगी। और यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष आपको याद रखने विशेषतर B.R. अम्बेडकर, जिनको कि भारत के संविधान का पिता भी कहा जाता है। और पूरे संविधान पर सबसे ज्यादा जो छाप है वह है B.R. अम्बेडकर की है। और भारतीय संविधान को क्या है, वकीलों का स्वर्ग या तानामुना भी कहा जाता है, चूंकि वकीलों की संख्या ज्यादा थे और ये भी एक जाने माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वकील थे अम्बेडकर साहब। इसके बाद में देखिए भारतीय संविधान के मैं कुछ कॉमन फैक्ट बताता हूँ। जैसे 395 अनुच्छेद थे, अभी भी 395 है साथियों, ध्यान रखना आप। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब 12 है और 22 भाग और 3 परिशिष्ट है। अब देखिए ये सामान्य परिचय हो गया। संविधान की लंबी सीरीज चलेंगी, 10 पीरियडों में मैं बताऊंगा। फिलहाल अपना जो पॉइंट है उसी पे अपना आने की कोशिश करते हैं साथियों। अब देखिए संविधान में आपको ध्यान रखना है 42वां 44वां वो संविधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि अब तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं 100 से अधिक अंतिम रूप से हो चुके हैं संविधान संशोधन। 1951 में भारत के संविधान में साथियों पहला संविधान संशोधन हुआ था। और भारत के संविधान में जो है भारत की संसद संशोधन करती है और यह 3 प्रकार से होता है, सामान्य, विशेष और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। उसकी प्रक्रियाओं के बारे में भी आगामी पीरियडों में आपको बताएंगे। तो यह 42वां संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। इसमें भारतीय संविधान की बहुत सारी धाराओं को बदला गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उस 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, भारत की संयुक्त प्रस्तावना में, जिसमें कि संविधान का पूरा सारांश निहित है। संविधान में जहां कहीं भी कोई डाउट होता है, प्रस्तावना का सहारा कानून में लिया जाता है। तो भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द भी 1942 के ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ उसके द्वारा जोड़े गए। अब देखिए 44वां संविधान जो संशोधन है उसमें संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से उठाकर अनुच्छेद 300 में प्रतिस्थापित करके इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में मतलब यही है, जैसा कि आपको पता है कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है और जो अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं। और मूल अधिकारों के प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में जाकर रिट जारी करवा सकता है। लेकिन अब इसको लीगल या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अब वो रिट जारी नहीं करवाए जा सकते, खाली सिविल जो न्यायालय उनमें जाके संपत्ति संबंधी विवाद है वो हल किए जा सकते हैं। तो 44 को भी ध्यान रखना है। एक साथियों संविधान के मूल ढांचे के बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिए संविधान का मूल ढांचा, जनरली क्वेश्चन क्या आता है, बहुत ही ट्रेडिशनल पॉपुलर क्वेश्चन है। जनरली क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान की मूल ढांचा की अवधारणा का संबंध किससे है। तो साथियों उसको लिख लीजिए, छाप लीजिए। संविधान की मूल ढांचा की जो अवधारणा का जो संबंध है वह संबंध है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 से है, जो 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के केशवानंद भारती की जनहित याचिका पर दिया था। अब देखिए संविधान का पहले समझिए मूल ढांचा क्या होता है। देखिए जिस प्रकार एक चारपाई होती है उसके 4 जो पागे होते हैं और जो उसका मेन ढांचा है जिसपे सारी व्यवस्थाएं काम करती हैं,
उसी प्रकार भारत का जो संविधान है उसका एक मूल ढांचा होता है, उसी पे अन्य व्यवस्थाएं काम करती हैं। जैसे लोकतंत्रीय स्वरूप है, गणतंत्रीय स्वरूप है, जैसे पंथ निरपेक्षता है, जिसको धर्म निरपेक्षता कहते हैं। भारतीय संविधान की अद्भुत विशेषता है, क्योंकि इतना बड़ा हिंदू राष्ट्र होते हुए भी हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि भारत को अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा और सभी धर्मों को यहाँ उपासना की स्वतंत्रता की, अंतःकरण की, अर्चना की समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो देखिए साथियों, इस प्रकार कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, चूंकि भारत के संविधान में बदलाव या संशोधन संसद करती है, लेकिन इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भारत की संसद जो है मूल अधिकारों समेत संविधान के किसी भी भाग को सीमित, संशोधित या परिवर्तित कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। मूल ढांचे में क्या आता है, अपने जो बिल्कुल अद्भुत विशेषताएं, पंथ निरपेक्षता है, लोकतंत्रीय स्वरूप है, गणतंत्रीय स्वरूप है, यानी राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित व्यक्ति होगा। तो इसको कॉपी में लिख लीजिए, बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार जो है जो गंभीर नहीं विद्यार्थी वो गलत करते हैं। अब देखिए इस पॉइंट की राज्य की कार्यपालिका की पृष्ठभूमि में आते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि भारत में, विश्व के आज प्राय सभी राष्ट्रों में लोकतंत्रात्मक ढांचा है। भारत में लोकतंत्रात्मक का कौन सा रूप है, तो भारत में संघीय संसदात्मक शासन है। साथियों इसको लिख लेना, संघीय संसदात्मक फेडरल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है लोकतंत्र का। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब यह है मोटा मोटा कि भारत में यह ढांचा कनाडा के संविधान के अनुप्रेरणा से लिया गया है, और इसका तात्पर्य यह है कि भारत में संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जिसमें 97, 66 और 47 विषय तीनों में, उसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का हस्तांतरण या वितरण संविधान के द्वारा किया गया है। एक मीन साधारण शब्दों में कहें तो पूरे देश के लिए 2 सरकारें होंगी। अब तो स्थानीय सरकार भी है, पंचायत राज, एक प्रकार से 3 सरकारें, पर संघात्मक का मतलब मोटा मोटा कि 2 सरकारें होंगी, संघ सरकार और राज्य सरकार, और वो सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त करेगी। इसकी तुलना ब्रिटेन से करें तो वहाँ एकात्मक शासन है, चीन में एकात्मक शासन है, पूरे राष्ट्र के लिए एक ही सरकार है। पर भारत और अमेरिका में कनाडा का मॉडल अपनाया गया है, और यहाँ मोटी मोटी संघ और राज्यों की 2 सरकारें हैं। देखिए भारत में संघात्मक शासन है क्या, बदलते प्रदेश में क्वेश्चन आते हैं तो कथन को सही करना है कि है। दूसरा आएगा, क्या भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख किया गया है? नो। याद रखना साथियों, नो। भारत के संविधान में संघ शब्द का जो प्रयोग है वह नहीं किया गया है, जबकि भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ यानी द यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। इट मीन्स भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था तो है, पर संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं करके द यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ कहा गया है। और भारत में जो संघ व्यवस्था है वो सहकारी प्रकार की है। सहकारी यानी राज्य और जो संघ सरकार है वो दोनों मिलकर सहयोग के आधार पर कार्य करते हैं। अब देखिए अगला जो वर्ड है वो और भी इंपॉर्टेंट है। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था भी है, क्योंकि ब्रिटेन ने लंबे समय तक राज किया है, तो हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, जिसका तात्पर्य है कि जो कार्यपालिका है यानी मंत्री परिषद, उसका जो गठन है वह व्यवस्थापिका यानी संसद में से हो रहा है, और कार्यपालिका संसद के प्रति ही उत्तरदायी है। और कार्यपालिका या मंत्री परिषद जब व्यवस्थापिका या संसद का विश्वास खो देती है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। और इसीलिए इस शासन व्यवस्था के बारे में यह कहा जाता है कि सब एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। इसलिए क्वेश्चन आने वाला है कि कौन सी शासन व्यवस्था के बारे में यह कहा जाता है कि कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो सभी एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब अपने मुख्य बिंदु पे आते हैं राज्य की कार्यपालिका। देखिए जैसे कि आपको पता है कि भारत के संविधान में 22 भाग है।
भारत के संविधान में 22 भाग है। जैसे भाग 1 में संघ के राज्यों का वर्णन है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 में, भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 में, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। इसी प्रकार जो भाग 5 में जो है संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। जैसे और महत्वपूर्ण भागों की बात करें तो भाग 9 में पंचायत राज है, इसी प्रकार भाग 18 में जो है आपातकालीन उपबंध है। तो कुल मिलाकर 22 भाग है। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है साथियों। अब देखिए राज्य की कार्यपालिका की बात करते हैं तो यह चूंकि यह एक प्रकार से कार्यपालिका भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, यह 2 प्रकारों में बटी होती है, वास्तविक कार्यपालिका और औपचारिक कार्यपालिका। तो राज्य की जो औपचारिक कार्यपालिका होती है वो राज्यपाल होती है। क्यों? क्योंकि भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे वास्तविक जो शक्ति है वो संविधान में संघ में तो प्रधानमंत्री को दी है और राज्य स्तर पर दी है वह मुख्यमंत्री को दी है। तो देखिए जो राज्यपाल है अनुच्छेद, जैसे संघ की बात करें तो अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा और एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। देखिए संघ की बात करें तो अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। उसी प्रकार अनुच्छेद जो 154 में है ये लिखा हुआ है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राज्य के राज्यपाल में निहित होगी। देखिए अनुच्छेद 155 है वो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है, और भारत के राज्यपाल की जो नियुक्ति है भारत का राष्ट्रपति करता है। और इसकी नियुक्ति में बहुत सारी परंपराएं हैं, जैसे जो व्यक्ति है वह दलगत राजनीति से दूर हो, जो स्थानीय उस राज्य का, प्राय देखा जाता है कि उस राज्य का न हो, और इस प्रकार बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। आपको पता होगा राष्ट्रपति के समान ही 35 वर्ष का व्यक्ति जो है वह राज्यपाल बन सकता है। अब देखिए वास्तविक कार्यपालिका की बात करते हैं तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह मुख्यमंत्री होता है। जिस प्रकार संघ की बात करें तो अनुच्छेद 74 बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन आता है कि संघीय मंत्रिपरिषद का शब्द का प्रयोग या मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख संविधान में कहाँ है? पहली बार अनुच्छेद 74 में है। संघ के हिसाब से चलो संघ में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74 में ये लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका जो प्रधान है प्रधानमंत्री होगा। उसी के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है कि राज्यों के राज्यपाल को उसके कार्य में सहायता देने के लिए एक प्रधान होगा जो कि मुख्यमंत्री होगा। देखिए अनुच्छेद 75(1) में यह लिखा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 164 में राज्य स्तर पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह राज्य का राज्यपाल करेगा और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वह मुख्यमंत्री की जो सलाह पर है वह राज्यपाल करेगा। देखिए संघ में अनुच्छेद 78 में यह लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति का यह पावन कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का कार्य करे। इसी प्रकार अनुच्छेद 167 में भाग 6 में राज्य स्तर पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री का यह पावन कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्य के मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करे। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को आप ध्यान रखिए। अब देखिए बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, जहां से निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड में पेपर को आप देख लेना, छपने वाला है मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन। देखिए मंत्रिपरिषद के पहला तो क्वेश्चन सवाल के बनता है संघ की हो चाहे राज्य की,
सिर्फ अनुच्छेद का अंतर एक पैरेलल चल रहा है, पूर्ण कौन से सदस्य होते हैं। तो देखिए संघ स्तर की बात करें तो प्रधानमंत्री और 5 प्रकार के मंत्री, यानी प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री और 5 प्रकार के मंत्री, ये सब मिलकर एक वर्ग में डाल देते हैं तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद बनती है। ठीक है, कैसे? जब मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है, देखिए कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल स्तरीय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं और संसदीय सचिव होते हैं। देखिए जो प्रधानमंत्री होता है वो भी कैबिनेट मंत्री में एक प्रकार से इंक्लूड होता है। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री भी या मुख्यमंत्री भी मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो वही बात है, मुख्यमंत्री भी ये जो है कैबिनेट मंत्री, मंडल स्तरीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव, इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में मुख्य यानी मैन, मुख्य चीफ मिनिस्टर के रूप में अंकित होता है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री या जो मुख्यमंत्री है इस मंत्रिपरिषद का से बाहर नहीं है, ये सब मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही आते हैं। वो नेतृत्व करते हैं, नेता होते हैं मंत्रिपरिषद की, वो बात अलग है। तो आपको ये पता लगा कि मंत्रिपरिषद में जो है वह 5 प्रकार के मंत्री होते हैं। देखिए कैबिनेट मंत्री अपने विभागों के प्रमुख होते हैं और बाकी मंत्री उनकी सहायता देने के लिए अधीनस्थ मंत्री होते हैं। अब देखिए मंत्रिपरिषद की बात करें अपन तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार यह परीक्षा में आने वाला है। संघ और राज्य स्तर पर सरकार में या कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो निश्चित कर दी गई है। यह कहा गया है कि दोनों स्तरों पर जो निम्न सदन है क्रमशः लोकसभा और विधानसभा, उसकी कुल संख्या से 15% से अधिक मंत्री मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहित नहीं हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान को उदाहरण देते हैं। राजस्थान में निम्न सदन है विधानसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है वह 200 है। 200 का 15% कितना हो गया? 30। तो अब मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 30 हो सकती है, 30 से बाहर नहीं हो सकती, कम भले रखी जा सकती है। आगे पॉइंट आएगा, अभी वर्तमान में 29 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से साथियों राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखिए वर्तमान मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। 15वें विधानसभा के जो चुनाव हुए उसके बाद में माननीय गांधीवादी संवेदनशील रोल मॉडल सीएम अशोक गहलोत जी सीएम बने और उसके बाद में उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद का जो है वह निर्माण किया। तो देखिए अशोक, अब वर्तमान जो मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो श्री अशोक जी गहलोत सीएम है और सीएम होने के साथ साथ उनके पास वित्त विभाग है, गृह विभाग है, कार्मिक विभाग है, नियोजन एवं नीति विभाग है, सूचना प्रसारण मंत्री भी है और राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो भी है। देखिए उसके बाद में दूसरे महत्वपूर्ण मंत्री है बीडी कला है, जिनके पास कला साहित्य है, पुरातत्व शिक्षा भी है और बहुत सारे मतलब वो विभाग है, साथ ही साथ संस्कृत शिक्षा भी है। देखिए उसके बाद में शांति धारीवाल का नाम इन दिनों चर्चा रहा था, कांग्रेस में मतभेदों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, नगरीय विकास आवासन विभाग यूडीएच पे संभाल रहे और स्वायत्त शासन विभाग भी ये संभाल रहे हैं। उसके बाद में हेमाराम जी चौधरी वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री है, प्रसादी लाल जी जो मीणा है चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री है, महेश जोशी हैं पीएचडी मंत्री हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री है, रामलाल जाट है राजस्व मंत्री है, प्रमोद भाई खान और गोपालन है, रमेश मीणा पंचायत राज ग्रामीण विकास मंत्री है, अंजना उदयलाल सहकारिता मंत्री है। देखिए संघ में भी एक सहकारिता मंत्री है, केंद्र में अमित शाह है, क्वेश्चन आया हुआ है। और आगे देखिए प्रताप सिंह जो खाद्य आवास है वह जो है खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मंत्री है और इसके अलावा जो है और भी मंत्री हैं, सालेह मोहम्मद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, ममता भूपेश महिला और बाल विकास मंत्री है,
टीकाराम जो जूली है वो सामाजिक न्याय सहकारिता मंत्री है, गोविंद मेघवाल जो आपदा प्रबंध प्रशासनिक सुधार मंत्री है, शकुंतला रावत जो है उद्योग देवस्थान मंत्री है, ब्रजेंद्र ओला है परिवहन व सड़क सुरक्षा है। याद रखिए सर ये साथियों एक क्वेश्चन आने वाला है, परिवहन विभाग का नाम बदल कर अब परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग रख दिया गया है। तो मुरारी मीणा कृषि विपणन मंत्री है, राजेंद्र गुढ़ा जी का भी चर्चित नाम है, सैनिक कल्याण होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा मंत्री हैं, जाहिदा खान विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है, अर्जुन सिंह बामणिया जनजातीय मंत्री है। ध्यान रखिए साथियों क्वेश्चन यही क्रिएट होगा। अब भारत के पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति उड़ीसा की द्रौपदी मुर्मू है महामहिम, तो उसी जो एंगल से आप याद रखिए राजस्थान के जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया है। केंद्र की बात करें तो भारत के अर्जुन मुंडा है। अशोक चांदना खेल एवं युवा मामलों और कौशल विकास के मंत्री हैं। राजेंद्र सिंह यादव है उच्च शिक्षा मंत्री, स्टेट मोटर गैराज भाषा पुस्तकालय मंत्री है। और सुखराम जो विश्नोई है वो श्रम बायलर्स कारखाना निरीक्षण आदि मंत्री हैं। और इसके अलावा साथियों अपन देखें कुछ तथ्यों पर वापस आते हैं, जैसे डॉक्टर सुभाष गर्ग है वो तकनीकी शिक्षा मंत्री है। अब देखिए आपको थोड़ा सा ये वेरिएशन रखना है। शिक्षा की जहाँ बात करें तो शिक्षा में देखिए वेरिएशन हो रहा है, आप लिख लीजिए छाप लीजिए याद रखिए इसको। प्राथमिक माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा का जो प्रभार है बीडी कल्ला के पास है, उस शिक्षा श्री भंवर सिंह भाटी के पास है, तकनीकी शिक्षा डॉक्टर सुभाष गर्ग के पास है। अब देखिए अब वर्तमान मंत्री परिषद में गहलोत साहब की सहायता देने के लिए 3 अच्छी महिला मंत्री भी हैं। देखिए उनके नाम मैंने बताए, विभाग में बताइए, पुनः आप सूत्र के रूप में याद रखिए शकुंतला रावत है, ममता भूपेश है, जाहिदा खान है। और 15वीं विधानसभा में सर्वाधिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 15वीं राजस्थान की विधानसभा में चूंकि वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, 15वीं विधानसभा में जो है वह है 27 महिलाएं हैं। याद रखिए लिख लीजिए 27 महिला विधायक हैं 15वीं विधानसभा में। देखिए अब एक तथ्य और रह गया, एक पॉइंट और रह गया, वह है मुख्य सचिव का। देखिए कार्यपालिका को अगर दूसरे प्रकार से बांटे तो एक स्थायी होती है, एक स्थायी कार्यपालिका में जो है राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और प्रशासनिक प्रमुख जो अस्थायी कार्यपालिका होती है उसमें राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और स्थायी कार्यपालिका में जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जो वरिष्ठ अधिकारी होता है वह प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो जो मुख्य सचिव है इस समय जो है राजस्थान के उषा शर्मा है। याद रखिए राजस्थान की स्थायी कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन हैं, अपन वहां दबाव में रहते हैं, सीधे अपन राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। तो स्थायी जो कार्यपालिका है वो नौकरशाही है और नौकरशाही में जो सर्वोच्च पद है राज्य स्तर पर वो मुख्य सचिव का है और वो उषा शर्मा है। राजस्थान का पहला जो मुख्य सचिव था अप्रैल 1949 में के राधाकृष्णन बने हैं। पहली महिला मुख्य सचिव 2009 में कुशाल सिंह थी। और अब 1985 आईएएस कैडर की जो है वह अधिकारी आईएएस अधिकारी उषा शर्मा राजस्थान के मुख्य सचिव है। देखिए मुख्य सचिव के संदर्भ में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो ये है कि इसके बारे में बार बार क्वेश्चन आता है जो छात्र हैं गलत करते हैं। देखिए राज्य में होने वाली समस्त मुख्य नियुक्तियां राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य का मुख्यमंत्री करता है। इसको लिख लीजिए साथियों, ये क्वेश्चन आने वाला है। चूंकि दोनों का तालमेल होता है, मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए वो उसकी पसंद का व्यक्ति है। इसलिए संविधान मुख्यमंत्री को विशेष शक्ति देता है कि वह अपने पसंद के व्यक्ति को जो है वो मुख्य सचिव बनाए। अब मैं सिर्फ 30 सेकंड आपसे और बात करूंगा। देखिए एक बात इंपॉर्टेंट हो रहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल वह अधिकतम 5 वर्ष हो सकता है, लेकिन वह वैसे अनिश्चित होता है। तो क्वेश्चन ये आता है ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का अधिकतम कार्यकाल तो वह 5 वर्ष होगा। चूंकि संसदीय शासन है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के विश्वास पर है, पता नहीं कब धोखा हो जाए। तो इसलिए क्या है कि वो अस्थायी होता है।
तो ऐसे आता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो वह अस्थायी होता है। आपको ध्यान रखना होगा, अधिकतम कितना हो सकता है, 5 वर्ष होता है। ये बार बार साथियों क्वेश्चन आया है। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री है वही जो है एक प्रकार से मंत्री परिषद का निर्माण करता है, चयन करता है, वर्गीकरण करता है, उनको काम सौंपता है। राज्यपाल को बोलकर विधानसभा को भंग भी करा सकता है। विधानसभा का एक प्रकार से जो वह नेता भी होता है, और इस प्रकार जो है अपने सदस्यों से त्याग पत्र भी वो मांग सकता है। मंत्री या मुख्यमंत्री के किसी प्रस्ताव का विधानसभा के पटल पर पराजित होने का मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद का ही विघटन हो जाता है। थैंक यू साथियों, कुल मिलाकर अपने सार्वत्रिक क्लास ली, आगामी आप तैयार रहिए। माही क्लास की पहचान है प्रामाणिकता, और आगे मिलते रहेंगे। चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।